संविधान के किस भाग में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है? बच्चों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान में भाग 5 में चर्चा है। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्र प्रमुख किसको कहा जाता है। तो बच्चों, भारत में राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख कहा जाता है तथा भारत के प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत का राज्य प्रमुख है राष्ट्रपति। बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको बताना है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है। बच्चों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। वहीं पर उपराष्ट्रपति भारत में दूसरे नंबर का नागरिक होता है। तो इस तरह से प्रश्न ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों, आपको बताना है कि भारत में संघ की कार्यपालिका में निम्न में से कौन कौन शामिल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोग इस प्रश्न को बच्चों नहीं हल कर पाते हैं और आपको मैं बता दूं, भारत में संघ की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होता है। इस तरह से ऑप्शन में दिए गए लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति ये दोनों ही संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। तो बच्चों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है। बच्चों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की नई संसद का उद्घाटन किया है। तो बच्चों, आपको बताना है भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा। बच्चों, संविधान के अनुसार भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों ही शामिल हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम विस्तार से जान लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। यानी कि संघ की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति आता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा संविधान के भाग 5 में है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको बच्चों आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। भारत में संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है बच्चों कि भारत में जैसे राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, उसी तरीके से भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वह बहुमत वाले दल का नेता होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि भारत में दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। इसके साथ साथ बच्चों, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और शुद्धता का प्रतीक होता है। इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। तो बच्चों, भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल है। और पहले ही प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध संविधान के किस भाग में है। तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के 5वें भाग में विस्तृत से चर्चा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों, इनको आप अवश्य ही नोट कर लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। प्रश्न यहीं से बनता है और आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है।
तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता उसमें मतदान नहीं करती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सत्य कथन है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यह भी सत्य कथन है बच्चों। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह तीनों ही बच्चों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है? तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वहीं पर हमने विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को देखा था कि चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन किसी किसी राज्य में जो राज्य की विधान परिषद है उसके जो सदस्य हैं बच्चों वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से बच्चों ऑप्शन डी सही है, उत्तर है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ही भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों, कौन सा कथन असत्य है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, यह असत्य कथन है। उसके अलावा यह तीनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य कथन है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसके चुनाव में जनता मतदान नहीं करती है। इसमें केवल एक निर्वाचक मंडल होता है, जो कि हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया था कि संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विस्तार से जान लेते हैं। जैसे कि पहला तथ्य यह है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। और बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो बच्चों, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, महत्वपूर्ण तथ्य है, केवल निर्वाचित सदस्य, नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, और वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा भारत में दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वह भाग नहीं लेते हैं, तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हों या मनोनीत हों, वह भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से इस तथ्यों को भी आप नोट कर लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं है। इसके पहले वाली स्लाइड में बच्चों हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा बच्चों, महत्वपूर्ण तथ्य कि यदि कोई सभा विघटित हो गई है तो उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों कि राष्ट्रपति का चुनाव हमने पहले देखा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसके साथ साथ बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में सदस्यों के जो मत होते हैं उनमें एकरूपता लाई जाती है और उसके लिए क्या करना होता है बच्चों कि भारत में राज्यों तथा संसद के सदस्यों के मतों को एकरूपता लाया जाता है। और इसका जो राष्ट्रपति का चुनाव है बच्चों वह कैसे होता है, किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में बच्चों निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है और यह मतों का निश्चित भाग कुल वैध मतों की तथा निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह महत्वपूर्ण सूत्र आप याद रखिए। अगला प्रश्न, भारत के एकमात्र अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि भारत के एक राष्ट्रपति बने जिनका संबंध राजनीति से नहीं था, यानी कि वह राजनेता नहीं थे। तो बच्चों भारत में APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, वह भारत के एकमात्र अराजनीतिक राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसला कौन करता है? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो भारत में वह संस्था है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला करता है और उसका फैसला ही अंतिम फैसला होता है। तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसके समाधान से। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला अंतिम होता है। जो उसका फैसला होगा वही अंतिम होगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देता है कि निर्वाचक मंडल में कुछ सदस्य कम हैं, तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। और बच्चों यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य भी अवैध नहीं माने जाएंगे। यानी कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध हो जाता है और उसने उसके पहले किसी नीति पर साइन किया है या किसी नीति को लागू किया है तो वह अवैध नहीं होगी, यानी कि उसके निर्वाचन के अवैध होने की तिथि के पहले उसके कार्य अवैध नहीं होंगे। भारत में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसको कम से कम कितनी आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए? बच्चों भारत में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु है 35 वर्ष। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए? यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बच्चों आगे हम राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जो योग्यता है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ वह भारत का नागरिक हो तथा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। इसके साथ साथ वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी भी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। और बच्चों यदि कोई भी व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है या राज्यपाल है तो यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति बनाया जाता है। जैसे वर्तमान भारत की राष्ट्रपति जो है वह पहले राज्यपाल थी। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो इस तरह से राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल पद होना कोई लाभ का पद नहीं है, यह संविधान कहता है।
इस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जो योग्यताएं हैं उनको बच्चों आप याद रखिए। भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए तथा वह सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कम से कम कितने प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, जब राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति लड़ता है तो नामांकन के समय कुछ प्रस्तावकों की ज़रूरत पड़ती है और वह कितनी संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों, कम से कम 50 प्रस्तावक आवश्यक हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान बच्चों जैसे 50 प्रस्तावकों की ज़रूरत है, उसी तरीके से लगभग कितने अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो नामांकन के दौरान 50 अनुमोदक भी चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कितने रुपए की जमानत राशि जमा करना पड़ता है। बच्चों, भारत में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसको भारत में जमानत के राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं और यदि वह चुनाव में एक निर्धारित मत नहीं प्राप्त करता है तो यह जमानत की राशि उसको जब्त हो जाती है। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जमानत के रूप में बच्चों 15,000 रुपये की जो राशि है वह भारत में किस बैंक में जमा करवाता है। आपको बताना है कि जमानत राशि 15,000 रुपये की वह किस बैंक में जमा होती है। बच्चों, यह जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना भाग प्राप्त करना होता है, नहीं तो उसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये की वह जब्त हो जाती है। तो बच्चों, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त करना होता है, नहीं तो वह 15,000 रुपये की जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है। बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तथा उसके उम्मीदवार के नामांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे और ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं हैं कई बार प्रश्न इन तथ्यों से बनता है। जैसा कि पहला तथ्य है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी उस व्यक्ति का नामांकन हो पाएगा। इसके साथ साथ नामांकन के दौरान बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक में उस उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह जमानत राशि किस बैंक में जमा होती है, तो बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक में। इसके साथ साथ यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है तो वह जमानत राशि के रूप में जो 15,000 रुपये उसके होते हैं वह जब्त कर लिए जाते हैं। यानी कि कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना आवश्यक है। इसके साथ साथ बच्चों जमानत राशि, प्रस्तावक तथा अनुमोदक को शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना है जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। यानी कि इस अनुमोदक, प्रस्तावक और जमानत राशि का मुख्य उद्देश्य यही है कि चुनाव को गंभीरता से लेना, क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक तथा भारत के राष्ट्रपति का यह चुनाव होता है। अगला तथ्य है बच्चों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है। यानी कि जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने। बच्चों, ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बच्चों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस व्यक्ति का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक समय के लिए था। यानी कि भारत में कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा समय के लिए भारत का राष्ट्रपति रहा।
तो बच्चों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में सबसे ज़्यादा कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति थे। ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र व्यक्ति जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, यानी कि अभी तक भारत में केवल एक व्यक्ति है जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, और वह है डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो बच्चों, ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है लक्ष्मी सहगल। तो बच्चों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको प्रति माह कितने रुपए वेतन मिलता है? तो बच्चों, भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5,08,000 रुपये, यानी कि राष्ट्रपति को 5,08,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि कितने दिन की होती है? यानी भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने दिनों का है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष। बच्चों, भारत में राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट कर लीजिए, जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको एग्जाम में अवश्य ही सहायता करेंगे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। एन संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे, यानी कि इनके सामने किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। बच्चों, भारत में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला तथ्य है बच्चों, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश पद की शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5,08,000 रुपये प्रति माह होता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उनकी पत्नी या पति को राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी पेंशन मिलती है। बच्चों, राष्ट्रपति से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। और ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे, तथा जो नोट्स हमने बनाए हैं उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख करके उनका रिवीजन करिए, क्योंकि प्रश्न इन्हीं तथ्यों से बनता है और कई बार इन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से भी एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति है, यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो बच्चों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी कि भारत में हमेशा एक राष्ट्रपति होगा, चाहे क्यों ना वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। और इस संबंध में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो बच्चों, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 52।
संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? बच्चों, भारत एक संघीय प्रकृति वाला देश है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है और उन शक्तियों का विभाजन संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया गया है। तो बच्चों, भारत के संविधान के 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए योग्य है? यानी भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकता है। यानी भारत में कोई भी सीमा नहीं तय की गई है। तो बच्चों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव पुनः उम्मीदवार बन सकता है, यानी कितने भी कार्यकाल के लिए वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है? बच्चों, भारत में कोई भी व्यक्ति कितने भी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, कोई सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है, यदि वह अपने पद से पहले ही त्यागपत्र न दे। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वह कभी भी खाली नहीं रहेगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी जो संघ सरकार है उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के में निहित होती है। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति अपने पद से यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इन प्रश्नों के बीच में हम इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से पूर्वक चर्चा करते हैं, जिससे कि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करके रिवीजन करते रहें, क्योंकि इन्हीं तथ्यों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बच्चों, इसके पहले ही हमने महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा था कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यह महाभियोग किस कारण से लगाया जा सकता है? वह कौन सा कारण है जिस कारण राष्ट्रपति पर हम महाभियोग के द्वारा उसको उसके पद से हटा सकते हैं? तो बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक कारण से लगाया जाता है, संविधान के उल्लंघन पर। तो बच्चों, इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? यानी कि संसद का कौन सा सदन है जिसमें महाभियोग प्रारंभ किया जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग यानी संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। बच्चों, महाभियोग का आरोप लगाने के पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है? यानी कि संसद में किसी सदन के द्वारा यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो उस सदन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है, 14 दिन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाले प्रस्ताव को संविधान के दोनों सदनों में किस बहुमत से पास होना आवश्यक है? यानी कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के सदनों में किस बहुमत से उसको पास होना आवश्यक है? तो बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग वाले प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से प्राप्त होना आवश्यक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? यानी कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो बच्चों,
राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के नामांकित सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए अभियोग प्रस्ताव पर केवल लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। बच्चों, इसके पहले टेस्ट सीरीज में हमने विस्तार पूर्वक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग पर केवल राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम्स में बच्चों कई बार पूछा गया है। यदि आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना है तो आप पिछले वाले टेस्ट सीरीज को हल करिए। उसमें हमने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है संवैधानिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी है सांविधिक प्रक्रिया। आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो वह किस प्रकार की प्रक्रिया है। बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि यह पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने पर उस पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि महाभियोग का आरोप संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में प्रारंभ किया जा सकता है। उसके अलावा संविधान के उल्लंघन के आरोप प्रस्ताव पर, क्योंकि संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उस आरोप प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि उस पर महाभियोग लगाया जा रहा है। जो महाभियोग का आरोप प्रस्ताव होता है बच्चों, वह संसद के दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है और संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। बच्चों, इसमें क्या होता है कि महाभियोग का जो आरोप प्रस्ताव होता है संसद के एक सदन में लाया जाता है। उसके बाद जो संसद का दूसरा सदन होता है वह उसकी जांच करता है। उसके बाद यदि वह दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि यह पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही सिर्फ भाग लेते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, तो आप इस तथ्य को नोट कर लीजिए। बच्चों, हम बीच बीच में महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको किसी भी प्रश्न के बारे में कोई डाउट ना रहे, आप उस प्रश्न के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें। बच्चों, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन्होंने भाग लिया था। बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु,
त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर निर्वाचन करना होता है। यानी कि राष्ट्रपति यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है या निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो उसको कितने दिनों के अंदर भरना आवश्यक है। तो बच्चों यह अधिकतम सीमा है 6 महीने। और बच्चों भारत में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनका उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई है और वह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो बच्चों राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश से जैसे उसकी मृत्यु त्यागपत्र के कारण रिक्त होता है तो उसको 6 महीने के अंदर उसका दोबारा चुनाव करना होता है। और जब कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुन करके आता है तो वह अगले 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनता है, ना कि शेष कार्य के लिए। भारत के राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण से रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति का पद यदि उसकी मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा खाली होता है तो उस समय नए चुनाव होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। बच्चों कुछ राष्ट्रपति पद की रिक्तता के कारण तथा समाधान के बारे में जान लेते हैं। बच्चों भारत के राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। जैसे कि यदि उसका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो बच्चों यदि उसका 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होता है तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव उसके कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही करा लिया जाता है। यदि त्यागपत्र देने पर उसका पद रिक्त हो जाता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, और बच्चों अंतिम कारण यह है कि यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहर्ह ना हो अथवा निर्वाचन को अवैध घोषित किया गया हो तो इस तरह से भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो हमने राष्ट्रपति के पद रिक्तता के कितने 5 कारण देखे, जिनमें से एक कारण तो सामान्य है कि 5 वर्ष की कार्यकाल पे उसका जब समाप्त होता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, लेकिन 4 आकस्मिक हैं और इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। बच्चों राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने का कारण यदि उसका कार्यकाल का समाप्त होना है तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर अवश्य करा लेना चाहिए। यानी कि बच्चों ये राष्ट्रपति के पद की रिक्तता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है और एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको रिक्तता के कारण तथा उसका निर्वाचन कैसे होता है तथा आने वाले कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति कब तक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। ये सभी हमने जानकारी इस महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कशन के बाद जाना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। बच्चों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। बच्चों भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। यानी जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किस व्यक्ति की सलाह पर करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वरिष्ठ मंत्री, ऑप्शन डी है उपसभापति। बच्चों संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है।
बच्चों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि संघ सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, यानी संघ सरकार सारे कार्य अपने राष्ट्रपति के नाम पर करती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, यानी कि बच्चों, लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बच्चों, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो बच्चों, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसको है, यानी भारत में राज्य क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र यदि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। बच्चों, इस प्रश्न में कई बार बच्चे गलती से गृह मंत्री पर असही का निशान लगा के आते हैं, जो कि गलत है। संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है, यानी कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन सा व्यक्ति बुलाता है। बच्चों, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसमें कई बार बच्चे गलती से प्रधानमंत्री बताते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बच्चों, संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन वहीं पर संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बच्चों अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, यानी कि हर 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको कौन सा व्यक्ति संबोधित करता है। तो बच्चों, प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति करता है। आपको बताना है कि निम्न जो 3 कार्य हैं उनमें से कौन कौन सा राष्ट्रपति कार्य करता है। अनुसूचित आयोग की नियुक्ति, यह बच्चों राष्ट्रपति कार्य करता है। लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बच्चों, प्रथम अधिवेशन को संबोधित भी राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, यानी जो बच्चों लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति मनोनीत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, लोकसभा में अधिकतम 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत हो सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो बच्चों, भारत का राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन का भी निर्धारण करता है। बच्चों, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक कभी भी बुला सकता है, यानी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आह्वान भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में या बहुमत जब कोई सरकार बहुमत खो देती है तो उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। बच्चों,
महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप बार बार रिवीजन कीजिए। मैंने प्रत्येक वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य विस्तार से चर्चा किए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आगे है संसद में जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमने पहले विस्तार से चर्चा की थी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकता है। इसके साथ साथ वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों में से कम 12 व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत कर सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वह राष्ट्रपति उस विधेयक के संबंध में क्या अधिकार रखता है। ऑप्शन ए है विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। ऑप्शन बी है विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन सी है विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो बच्चों, यह तीनों ही अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं। वह विधेयक को स्वीकृति भी दे सकता है, विधेयक को स्वीकृत सुरक्षित भी रख सकता है और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। किस विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, आपको बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है धन विधेयक, ऑप्शन बी है रक्षा विधेयक, ऑप्शन सी है नियुक्ति विधेयक, ऑप्शन डी है सरकारी विधेयक। तो बच्चों, धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही रखा जाता है, इसलिए इस विधेयक को वह संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है, तब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है। यानी बच्चों, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेजती है, तो संसद उसमें संशोधन या बिना संशोधन के अगर पुनः पारित करती है, तब राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार रह जाता है। बच्चों, स्वीकृत देना अनिवार्य है या अस्वीकृत दे सकता है या स्वीकृत सुरक्षित रख सकता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, यदि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता है और संसद संशोधन या बिना संशोधन के दोबारा उसको पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति यानी स्वीकृति देना अनिवार्य है। बच्चों, राष्ट्रपति के विधेयक संबंधी कुछ अधिकारों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वह यानी राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। राष्ट्रपति के पास यह तीनों ही अधिकार हैं। अब इसके आगे क्या है बच्चों, यदि राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे देता है, तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन विधेयक पर अगर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, तो वह अधिनियम नहीं बन पाता है। यानी कि राष्ट्रपति को कोई समय नहीं दिया गया है कि उसको इतने समय में स्वीकृत या अस्वीकृत देना है, तो वह किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। लेकिन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। लेकिन बच्चों, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना आवश्यक है, यह अनिवार्य है। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण, धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्यों? क्योंकि यह धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में लाया जाता है। संसद के 17 वर्षान की अवधि में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। यानी कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान है। किसी भी आपात स्थिति में या राष्ट्रपति को जब लगता है कि ऐसी स्थिति है और संसद का एक सदन सत्र नहीं चल रहा है, तो वह अध्यादेश ला सकता है। यानी राष्ट्रपति को संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और बच्चों, 17 वचन इसलिए है कि यदि
लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा है तो संसद में विधेयक पारित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के कितने सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। बच्चों, पहले हमने चर्चा किया था कि अध्यादेश जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तभी राष्ट्रपति जारी कर सकता है, और यदि राष्ट्रपति ने किसी अध्यादेश को जारी कर दिया है तो जब संसद की पुनः बैठक होगी तो उस पुनः बैठक के कितने सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। तो बच्चों, यह समय अवधि है 6 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के 1.5 महीने के अंदर अनुमोदित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितने समय तक चल सकता है। बच्चों, बहुत ही ज़्यादा बार यह एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको इसमें देखना है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 से ज़्यादा महीने का समय नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, राष्ट्रपति यदि कोई भी अध्यादेश जारी करता है तो 6 महीने तक तो बैठक अगर नहीं होती है तो 6 माह आप वो मान लीजिए, और संसद की जो प्रथम बैठक है उससे 1.5 महीने के अंदर उसको अध्यादेश को अनुमोदित करना आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अनुमोदन के बिना कम से कम 7.5 महीने तक चल सकता है। इस तरह से बच्चों, ऑप्शन सी सही उत्तर है, 7.5 माह। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई है। तो बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 123। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत किसी भी आपात स्थिति से, यानी किसी आवश्यक समय में जब राष्ट्रपति को लगता है सत्रावसान है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अध्यादेश तथा राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति संसद की सत्रावसान की अवधि में ही अध्यादेश जारी कर सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। यदि एक भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति आ जाती है कि वह उस अवधि में अध्यादेश जारी कर सके। बच्चों, यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है, नहीं तो यह निरस्त हो जाएगा। यानी कि संसद की जब पुनः बैठक 6 माह या उसके पहले होगी तो प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति इस अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई। क्योंकि इस तरह से बच्चों, अध्यादेश एक संवैधानिक प्रावधान है। महानियंत्रक व लेखा परीक्षक के द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखता है? यानी भारत का जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है वह 1 वर्ष की रिपोर्ट तैयार करता है और वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद बच्चों, राष्ट्रपति दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? बच्चों, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से बच्चों, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं लौटाता है। इस तरह से धन विधेयक ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत में सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी भारत के जो सैन्य बल हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो बच्चों, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए किसका गठन करता है? जो राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व का बंटवारा किया जाता है
उसके लिए किस संस्था का गठन राष्ट्रपति करता है? तो ऑप्शन ए है न्यायिक आयोग, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है धन आयोग। तो बच्चों भारत का जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में करता है, यानी कि कितने वर्ष के अंतराल में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो बच्चों भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? यानी कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है अगर कोई या समझौता, तो वह किसके नाम पर किया जाता है? विदेश मंत्री या राष्ट्रपति या कानून मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो बच्चों ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रपति। बच्चों राष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। बच्चों थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हैं राष्ट्रपति के नाम पर तो किए जाते हैं, लेकिन इनमें इनकी संसद के द्वारा इनको अनुमोदित होना आवश्यक है, नहीं तो यह संधि और समझौते मान्य नहीं होंगे। इसके अलावा धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बच्चों राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसको हम केंद्रीय बजट भी कहते हैं उसको संसद पटल पर रखवाता है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक किसकी अनुमति बिना अधिनियम नहीं बन सकता है? यानी कि बच्चों जब कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में पारित हो जाता है तो दोनों में पारित होने के पश्चात उसको अधिनियम बनने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो बच्चों वह है भारत का राष्ट्रपति। जब तक भारत का राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है तब तक वह अधिनियम नहीं बन सकता। जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना सहमति देता है, ना अस्वीकृत करता है और ना ही वापस लौटाए, तब यह कौन सी वीटो शक्ति है? बच्चों आपको बताना है कि जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो यह कौन सी वीटो शक्ति हो जाती है? तो बच्चों यह अत्यंतिक वीटो है। अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत बच्चों राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति या स्वीकृति नहीं देता है और ना ही इसको वापस लौटाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है? यानी कि भारत में यह कोई सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिनों के अंदर विधेयक में अपना निर्णय लेगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को यह समय अवधियाँ दी गई है जिसके अंतर्गत उसको पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटाना है, और वह बच्चों समय अवधि है 10 दिन। संविधान में किस व्यक्ति को विधेयक से संबंधित वीटो शक्ति दी गई है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक से संबंधित वीटो शक्ति दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता नहीं दी गई है कि आपको प्रत्येक विधेयक को स्वीकृत देना ही है। तो वह व्यक्ति है बच्चों भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। राष्ट्रपति में किस प्रकार की वीटो शक्तियां निहित हैं? बच्चों आपको बताना है कि कौन कौन सी वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। ऑप्शन ए है पॉकेट वीटो, ऑप्शन बी है अत्यंतिक वीटो, ऑप्शन सी है निलंबनकारी वीटो। तो बच्चों भारतीय संविधान ने विधेयक के संबंध में ये सभी वीटो पावर राष्ट्रपति को दी हैं। बच्चों विशेषित वीटो शक्ति किस देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है? बच्चों भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो बच्चों विशेषित वीटो शक्ति
अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है, विशेषित वीटो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो इसको किस प्रकार का वीटो कहते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। और इनमें से संसद के पुनर्विचार के लिए अगर विधेयक को वापस लौटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो यह बच्चों एक निलंबनकारी वीटो है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य है विधेयक में देरी करना। अगला प्रश्न बच्चों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन है। तो बच्चों भारत में वीटो शक्ति का वर्णन नहीं है, भारत में राष्ट्रपति के विधेयक संबंधी अधिकार हैं जिनको हम वीटो शक्तियां कहते हैं। तो यह बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में प्रावधान किया गया है। बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे राष्ट्रपति तथा विधेयक से संबंध में, जैसे कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, यानी उसके पहले वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। बच्चों जब भी कोई अधिनियम बनना होता है तो सबसे पहले विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसको दूसरे सदन में पारित किया जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों उसके समक्ष 3 विकल्प होते हैं। जैसे कि पहला विकल्प है वह विधेयक में अपनी स्वीकृति दे सकता है, दूसरा विकल्प यह है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखता है, वह स्वीकृति नहीं देता है और ना ही वापस लौटाता है। तीसरा यह है बच्चों कि वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यानी उसके पास 3 विकल्प हैं, स्वीकृति दे सकता है या विधेयक पर ना तो स्वीकृति देता है ना ही अस्वीकार करता है, और तीसरा यह है बच्चों कि वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि आप इस विधेयक पर दोबारा विचार कीजिए। दोनों सदनों में वह विधेयक वापस लौट जाता है और उसमें विचार किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हैं और भारत के राष्ट्रपति को बच्चों 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ दी गई हैं। पहला है बच्चों पॉकेट वीटो, दूसरा है अत्यंतिक वीटो, तीसरा है निलंबनकारी वीटो। और अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो शक्ति दी गई है जो कि भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। इसके साथ साथ बच्चों राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो के बारे में, राष्ट्रपति तथा अत्यंतिक वीटो के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसे कि अत्यंतिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, और बच्चों जब उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो वह अधिनियम नहीं बन पाता है, तो इस तरह से विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को विधेयक पर स्वीकृत अस्वीकृत देने का कोई समय नहीं है, तो वह किसी भी अगर विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत नहीं देना चाहता है तो वह विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और इस तरह से वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बनेगा। बच्चों सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। और बच्चों गैर सरकारी सदस्य का विधेयक क्या होता है, जैसे कि संसद का वह जो सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर रहा है वह मंत्री नहीं है, अगर मंत्री है तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, नहीं तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और इसमें राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति कई बार नहीं देता है, सुरक्षित रख लेता है। सरकारी विधेयक के संबंध में बच्चों जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात जब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा तब तक इधर मंत्रिमंडल का त्याग पत्र हो चुका था, तो इस तरह से राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तो बच्चों यह अत्यंतिक वीटो के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। एग्जाम्स में, इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा बार इन राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में पूछा जाता है।
बच्चों अभी हमने राष्ट्रपति के आत्यंतिक वीटो के बारे में जानकारी लिया। अब हम राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो के बारे में कुछ विस्तृत पूर्वक जानकारी लेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति बच्चों इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाना होता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो बच्चों उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। यानी कि जब पुनर्विचार के बाद दोनों सदनों से वापस विधेयक आता है या तो वह संशोधित होकर आएगा या उसमें बिना संशोधन के दोनों संसद के दोनों सदन वापस करते हैं तो बच्चों राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना बाध्यकारी है। उसको वह ना तो सुरक्षित रख सकता है और ना ही वापस लौटा सकता है। साधारणतः बच्चों राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक बच्चों राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जाता है। बच्चों अगला और अंतिम वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो। इस मामले में बच्चों राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और ना ही उसको अस्वीकृत करता है और ना ही वापस लौटाता है, परंतु अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो कहलाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, पॉकेट वीटो यानी कि इस विधेयक को वह ना तो वापस लौटाता है, ना स्वीकृति देता है, ना तो सहमति देता है, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तो बच्चों पॉकेट वीटो, आत्यंतिक वीटो तथा निलंबनकारी वीटो के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इनको आप रिवीजन करते रहिए। राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और यह जरूरी भी है कि आगामी परीक्षाओं में भी राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में अवश्य ही क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों कुछ उदाहरण देख लेते हैं जब राष्ट्रपति के द्वारा इन वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा आत्यंतिक वीटो का उपयोग पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोककर किया गया था। यानी कि 1954 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। उसके पश्चात 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। बच्चों विशेषित वीटो का प्रावधान अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है और जिसमें विधायिका इस वीटो के खिलाफ उच्च बहुमत द्वारा विधेयक को पास कराकर इस वीटो को निरस्त कर सकती है। यानी कि यदि राष्ट्रपति अमेरिका का किसी विधेयक पर विशेषित वीटो का प्रयोग करता है तो बच्चों वहाँ की संसद इस विधेयक को उच्च बहुमत से पास कराकर इस वीटो को निरस्त कर सकती है। बच्चों अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है? अध्यादेश सत्रावसान में ही लाया जा सकता है, यानी अध्यादेश जब किसी सदन का सत्र ना चल रहा हो तब लाया जा सकता है, सत्य कथन है। संसद जिन पर कानून बना सकती है उन्हीं पर अध्यादेश लाया जा सकता है, ये भी सत्य कथन है। मौलिक अधिकारों का लघुकरण अध्यादेश के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह भी बच्चों सत्य कथन है। इस तरह से तीनों कथन ही सत्य हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बच्चों राष्ट्रपति किस विधेयक को ना तो वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार कर सकता है? सरकारी विधेयक को, निजी विधेयक या वित्त विधेयक या संविधान संशोधन? तो बच्चों भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, संविधान संशोधन विधेयक। कौन राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है? यानी कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो उस अध्यादेश को
कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी समय वापस ले सकता है? तो बच्चों वह भारत का राष्ट्रपति ही है जो किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधेयक को राज्य की विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु राज्य की विधायिका यानी विधानमंडल विधान परिषद में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और वह बच्चों है संविधान संशोधन विधेयक, इसको राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों राष्ट्रपति के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे कि संविधान संशोधन को राष्ट्रपति केवल स्वीकृत दे सकता है और ना वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों। संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं होता है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय वापस ले सकता है। अनुच्छेद 123 में संसद के 17वें की अवधि में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। तो बच्चों राष्ट्रपति से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बच्चों भारत के संविधान में राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ दी गई हैं विधेयक के संबंध में। उसमें से वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है? बच्चों भारत के राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 60 के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी संस्था करवाती है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इसमें मतदान नहीं करती है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रस्ताव होता है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। भारत के संविधान में विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है और भारत के निर्वाचन आयोग का जो मुख्य आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बच्चों भारत में राष्ट्रपति को किसी आपात स्थिति में सत्रावसान के दौरान अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि भारत के राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो बच्चों, भारत में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों, भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में, जैसे कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह गठन राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और बच्चों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित यह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं में अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज से ही प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अधिकार है कि वह मृत्युदंड को भी क्षमा कर सके? भारत में वह कौन सा व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड की सज़ा को भी क्षमा करने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है? बच्चों, वह है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा करने का संवैधानिक अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है? यानी कि राष्ट्रपति यदि क्षमादान देता है तो भारतीय संविधान के अनुसार देता है। आपको बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्तियां देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां देता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार किन मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी होने पर क्षमादान करने की शक्ति है? तो बच्चों, इस प्रश्न में ही एक तथ्य छिपा हुआ है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं और यह क्षमादान की शक्तियां संसदीय विधि के विरुद्ध अपराध पर दंड, न्यायालय द्वारा दंड दिए गए या दंड का स्वरूप मृत्युदंड है। इन तीनों में ही राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। इस तरह से उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? न्यायिक शक्ति है या फिर विधायी शक्ति है या कार्यकारी शक्ति है या प्रशासनिक शक्ति है? बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वह एक कार्यकारी शक्तियाँ हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के से संबंधित हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति निम्न मामलों में मिली हुई है। पहला, सभी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तब भी वह क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है, यानी इसका न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति उसकी एक कार्यकारी शक्ति है और राष्ट्रपति की इस शक्ति को देने के 2 कारण हैं। पहला, विधि के प्रयोग में होने वाली न्याय गलती को सुधारना। दूसरा, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो वह इन क्षमादान शक्तियों के द्वारा उसके दंड के स्वरूप को कम कर सकता है या फिर उसको ख़त्म कर सकता है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, इनको बच्चों आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में ये आ चुकी हैं।
राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित में से कौन कौन सा शामिल है, यानी कि किस प्रकार की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 72 में दी गई हैं और उनमें लघुकरण, परिहार, क्षमा, यह तीनों ही क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इसके साथ साथ विराम और प्रविलंबन की भी क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में निम्न बातें शामिल हैं। पहला, क्षमा। दूसरा है लघुकरण। तीसरा, परिहार। चौथा है विराम और पांचवा है प्राविलंबन। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत 5 प्रकार की क्षमा शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा जब किसी व्यक्ति के दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के द्वारा दंड के स्वरूप को बदल देता है। इसको लघुकरण कहते हैं, यानी कि लघुकरण की क्षमादान शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड के स्वरूप को बदल सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में परिहार का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है दंड की अवधि कम करना, दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना, सजा प्रारंभ करना या सजा रोकना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके द्वारा दंड के ऑप्शन ए सही उत्तर है, दंड की अवधि को कम किया जाता है परिहार के अंतर्गत। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग किसकी परामर्श पर करता है, यानी भारत के संविधान में भारत का राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल की परामर्श पर ही कर सकता है, यानी उसको स्वयं की इसमें संपूर्ण शक्ति नहीं दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता यानी परामर्श आवश्यक है। जब राष्ट्रपति किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाता है तो इसको क्या कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा पर अस्थायी रोक लगाता है तो उसको प्राविलंबन के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्राविलंबन की क्षमादान शक्ति द्वारा दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, यदि सजा प्राप्त महिला की गर्भावस्था की अवधि है तो राष्ट्रपति किस शक्ति द्वारा उसकी सजा को कम कर सकता है। बच्चों, यह राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है कि महिला या फिर किसी व्यक्ति की किसी शारीरिक अपंगता इत्यादि की स्थिति में वह विराम के द्वारा उसकी सजा की अवधि को कम कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन एक है न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, यह सत्य कथन है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। कथन दूसरा है क्षमादान की दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती, यह भी सत्य कथन है। सैन्य न्यायालय की सजा को भी माफ़ कर सकता है, यह भी सत्य कथन है। मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत मृत्युदंड को भी माफ़ करने का अधिकार है। आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ 5 प्रकार की हैं, पहले ही हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पहली शक्ति है क्षमादान। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड, दंडादेशों और निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। दूसरी क्षमादान शक्ति है लघुकरण। इसका अर्थ है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के रूप में मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि लघुकरण द्वारा दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। अगला है परिहार। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में परिहार के अंतर्गत दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जाता है, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना परिहार कहलाता है। अगला है विराम। इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि में वह विराम के द्वारा सजा की
परिस्थितियों को कम कर सकता है। इसके साथ बच्चों अगला है प्राविलंबन। इसका अर्थ है किसी दंड विशेष का मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना है। इसका उद्देश्य है किसी दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, यानी कि वह राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति विधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को यदि विधिक मामलों में सलाह लेना है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, और यह अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन है। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि विधायी तथा प्रशासनिक संबंधी मामले राष्ट्रपति को सूचित करें। यह राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि आवश्यकता पड़ने पर वह इन मामलों में सूचना ले सकता है, और वह है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बच्चों भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति की किसी आकस्मिक मृत्यु या पद त्याग से पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थिति है तो वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय मई 1969 में निधन हुआ तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बतौर राष्ट्रपति कार्य करने लगे थे, यानी कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन इसके बाद वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिया, तो फिर से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार की शक्ति मिली? ऑप्शन बी सही उत्तर है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार की शक्ति मिली थी। बच्चों इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह को उसको मानना बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप में मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो बच्चों आप सभी को यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त